एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का एक जो अपना चैप्टर है, संस्थाओं का कामकाज, उसका क्विक रिवीजन पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 जो है, क्विक रिवीजन पार्ट 1 जो है वो आप तक पहुंचा दिया गया है। आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ संस्थाओं के कामकाज का क्विक रिवीजन पार्ट 2। तो चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। और हाँ भाई, पढ़ने से पहले, सुनने से पहले आज के सेशन को जल्दी से फटाफट से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। और एक बात और अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जहां पे मैंने इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में कवर कराया है। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन, सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई गई हैं। तो फटाफट से आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहां से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो आपने लाइक और शेयर तो कर दिया होगा। अब करते हैं अपन आज के इस क्विक रिवीजन पार्ट 2 को शुरू। चलिए तो अब हम जानते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका क्या होती है? सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाले को, सरकार की जो नीतियां हैं उनको कार्य रूप देने वाले को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? कार्यपालिका या सरकार कहा जाता है। उसके बाद कार्यपालिका के भी 2 हिस्से होते हैं। कार्यपालिका के 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं भाई? एक है भाई राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्री परिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना या क्रियान्वयन करना। क्या बात कही गई है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और मंत्री परिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना या क्रियान्वयन करना। इसीलिए मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुन के आते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है उसके सदस्य कैसे आते हैं? उनके सदस्यों का चुनाव जो है जनता के माध्यम से किया जाता है। अब आगे देखें, दूसरा प्रकार कार्यपालिका का है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? यह नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है। भाई अब नौकरशाह क्या कहलाते हैं? नौकरशाह यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जिनका चुनाव सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से होता है। तो स्थायी कार्यपालिका जो है नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है। नौकरशाहों का चयन जो है अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। सरकारें बदलने के बावजूद भी, स्थायी कार्यपालिका नाम है, इस शब्द पे आप ध्यान देना। तो सरकारें बदलने के बावजूद भी नौकरशाहों यानी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है। ये सीधे रिटायर होते हैं 60-65 उम्र की बाद। ठीक है, यानी कि सरकार बदलेंगी लेकिन इनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनके कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका क्या होती है और कार्यपालिका के 2 हिस्से कौन कौन से हैं? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। इस बारे में अपन जान चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्यपालिका क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो सिर्फ बता देना है कि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न 2, कार्यपालिका के 2 हिस्से कौन कौन से हैं? तो सीधा लिख देना है राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 3, वो आपसे अगर लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए कि कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे सीधा पूछा लघुत्तरीय में कि कार्यपालिका क्या होती है, तो कार्यपालिका क्या होती है उसकी डेफिनेशन और ये 2 प्रकार आपको लिख देना है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है। भाई प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और वह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद देखें तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है?
प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनको बहुमत हासिल हो उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर से चुनाव होते हैं, फिर से जो है जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले होते हैं, तो जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के नेता को बहुमत के आधार पर या गठबंधन के आधार पर वह पार्टी अपना नेता चुनती है और उसी नेता को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखें, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। भाई हाँ जी, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। वैसे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन अगर बीच में ही लोकसभा को भंग कर दिया जाए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, पार्टी खत्म, यानी कि पार्टी का नेता भी खत्म, यानी कि प्रधानमंत्री जो है फिर अपने पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखें भाई मंत्रिपरिषद की बात करें, प्रधानमंत्री की बात कर लिया, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की भी बात कर लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं और आमतौर पर इसमें 60 से 80 मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब मंत्रियों की रैंक कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो है कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्री किसको बनाया जाता है? सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार भी दिया जाता है। और परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग कितनी होती है? मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वो 20 होती है। अब देखें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, मंत्रियों की रैंकिंग देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले कैबिनेट मंत्री आता है, फिर आता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है। किनको? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को। और ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जब इनको कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाए तब ही ये कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। अब भाई तीसरी रैंक होती है भाई राज्य मंत्री की। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उसके बाद बात आती है राज्य मंत्री की। तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं कौन? राज्य मंत्री, और उनकी सहायता करते हैं। तो बात हो गई मंत्रिपरिषद की और मंत्रिपरिषद की रैंकों की भी, मंत्रियों की रैंक की भी बात हो गई। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। अब भारतीय प्रधानमंत्री के कुछ अधिकारों की भी हम बात कर लें। प्रधानमंत्री को जान चुके, मंत्रिपरिषद को जान चुके, अब भारतीय प्रधानमंत्री के क्या अधिकार होते हैं। तो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों के बीच समन्वय बैठाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी रखने का काम भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के कामों का वितरण किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, कौन सा काम सौंपा जाएगा, ये काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी किसके पास है? किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी भारत के प्रधानमंत्री के ही पास है। चलिए ये बात हो गई प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अधिकारों की। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही लिया जाता है। सरकार के जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है, उस पद को सुशोभित करने के लिए होता है, उस पद को अलंकृत करने के लिए होता है। जबकि अपन ने अभी देखा प्रधानमंत्री के बारे में, जब अपन ने पढ़ा तभी अपन ने देखा कि वास्तविक शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री के पास होती हैं और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का शासक होता है। जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है, जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर या हस्ताक्षर के बाद ही वह बिल जो है कानून बन पाता है और अधिनियम का रूप ले पाता है। ठीक है,
अब देखें, तीसरी बात देखें तो सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले, कब? सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। किसके? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होनी हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज होनी हो, इंटरनेशनल समझौते होने हो, तो वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अब भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? वो इस प्रकार से हैं भाई, भारत का राष्ट्रपति है तो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, तो है भारत का नागरिक हो। आयु की बात करें तो आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुनने के लिए उसकी आयु की बात करें तो 35 वर्ष या उससे अधिक हो। वो व्यक्ति दिवालिया या पागल ना हो, दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट ना हो। सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि पहले से वो किसी शासकीय सेवा में ना हो, और अगर है तो शासकीय सेवा से उसे त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन देना होता है। अब देखें, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो जिस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है। तो ये हो गई भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं, कुछ अनिवार्य क्वालिफिकेशंस। राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में अब हम बात करें तो सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, बिल्कुल होती है, और इसे ही राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है और इसे ही राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। अब हम बात करें न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में बात करें, ठीक है, तो एक राजनीतिक संस्था, ये भी एक संस्था है, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। एक ऐसी राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटारे का अधिकार होता है, उसे कहा जाता है न्यायपालिका। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से ही पुकारा जाता है। देश की जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालयों के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, सभी को संयुक्त रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अब भाई न्यायपालिका के क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में भी जान लें। न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं? इसके पास न्याय करने का अधिकार है। सबको पता भाई न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, तो जस्टिस करने का राइट तो होगा ही। तो न्यायपालिका के पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार है। अब देखें कि भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम, भारत में अलग अलग लेवल पर किस तरीके के न्यायालय हैं, तो पूरे देश के लिए हम सभी जानते हैं, पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है, एक उच्चतम न्यायालय है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक ही बात है। तो पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हर राज्य के अलग अलग उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट, और उसके बाद जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय भी हैं। जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। हर राज्य के अलग अलग उच्च न्यायालय होते हैं जिसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। हर जिला में एक एक न्यायालय होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और जिला न्यायालय के नीचे भी स्थायी स्तर के जिला न्यायालय के अधीनस्थ कुछ न्यायालय होते हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, या जिला न्यायालय हो, या जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हो, सब मिलके न्यायपालिका के नाम से जाने जाते हैं। तो आज अपन ने बात कर ली संस्थाओं के कामकाज की, क्विक रिवीजन पार्ट 2 की, और इसके जरिए ये चैप्टर जो है 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाता है। और इस सेशन में, क्विक रिवीजन के सेशन में आपको वही सारी चीजें बताई जाती हैं जो उस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्टकट में बताई जाती हैं, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना हो, अगर आपको ये पूरा चैप्टर देखना हो विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉर्ट रिवीजन, ये सारी चीजें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहां पे आप उस लिंक पे क्लिक करके सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है और सबको बता देना है कि भाई क्विक रिवीजन का पार्ट जो है वो आ चुका है। क्विक रिवीजन जो है आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई ये बात नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम सिर्फ यही पढ़ें और बाकी का चैप्टर छोड़ दें। अगर बाकी का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो क्विक रिवीजन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के चैप्टर में, बाकी के लेक्चर में जितने भी वीडियोज हैं इस चैप्टर के सारी चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीजें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोवाइड कराते हैं कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हुए चलते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में अवेलेबल है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।